मंगलेर और तरबेला, उसके बाद से हमने कोई एक बड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इस मुल्क में नहीं किया, जिस वजह से अभी तक हमारी टोटल रिजर्वायर कैपेसिटी सिर्फ 30 दिन से भी कम के करीब है, जो कि ये बड़ी सीरियस बात है। आमतौर से मुल्कों में 6-6 महीने की वाटर रिजर्वायर कैपेसिटी होती है। ठीक है। तीसरी, हमारा जो सिस्टम है इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम, ये सारा का सारा बेसिकली इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम है, जो कि ग्लेशियर से स्टार्ट होता है और जनाब अली रिवर में आता है, फिर कनाल्स में आता है, डिस्ट्रीब्यूटरी में आता है, अल्टीमेटली फार्म लेवल पे आता है, और फिर जो ना ये होता हुआ था जनाब अली अरेबियन सी में चला जाता है। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ 40% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। ठीक है ना। इसका इस चीज़ का मतलब ये है कि हमारा इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम 60% इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट का मतलब है कि पानी ज़ाया हो रहा है। एक तरफ हम जो है ना बात करते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी की, दूसरी तरफ हमारा सिस्टम जो है ना इनएफिशिएंट है। ठीक है। सोने के सुहागा वाली बात हो गई ना, एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ पानी ज़ाया हो रहा है हमारा। ये तो वो जो है ना, और तीसरी बात है हमारी कोई वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज नहीं है जो के पानी को कंजर्व करने की। उसके अलावा हम जो सर वेदर कंडीशंस कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, देखें यही मैं उसी की तरफ आ रहा था। क्लाइमेट चेंज अब तो खैर पुराना फिनोमेना हो गया, लेकिन कंपैरेटिवली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जो है ना वो एक नया फिनोमेना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस हिस्से में है जहाँ पर जो है ना रूफ है हमारी ग्लेशियर्स। पाकिस्तान जो है ना शुरू के 10 ममालिक में आता है जहाँ पर जो मोस्ट वल्नरेबल है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। हालांकि हम कार्बन एमिशन में हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। और कार्बन का एमिशन के अंदर के जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं पोल्यूशन की, वो तो अमेरिका है, चाइना है या इंडिया है। लेकिन क्योंकि इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे होता है तो हम बहुत वल्नरेबल हैं, जिस वजह से उस क्लाइमेट चेंज के दो ही वेरिएबल हैं, एक टेम्परेचर है और एक प्रेसिपिटेशन है, जिस वजह से हमें ना ड्राउट और फ्लडिंग का सामना करना पड़ता है। और ये जिस वजह से अभी आप ये देखिए हमारे इवन प्रेसिपिटेशन के पैटर्न चेंज हो चुके हैं, रेनफॉल के पैटर्न चेंज हो गए हैं, उसकी इंटेंसिटी के भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और फ्रीक्वेंसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आए हमारे जो जहाँ पर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि पानी का सबसे बड़ा कंज्यूम जहाँ पे होता है वो ज़राअत होती है। अभी तक सर अगर मुझे इजाज़त दें मैं दोबारा वापस आती हूँ, बात करेंगे इसके हल की तरफ भी जाएंगे। इस वक्त सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सहर कामरान साहिबा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त बड़ी बुरे हालात हैं, सिंध के हवाले से भी बड़ी खबरें आ रही हैं, थर में जो सारी सिचुएशन है, वैसे भी कराची की बात करें, सिंध की बात करें, ओवरऑल हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में इस किस्म की सिचुएशंस हैं कि पानी जो है, एक तो पीने का पानी जो है उसका बड़ा इशू रहता है, लेकिन अब हीट वेव भी है, दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो पानी की बहुत शदीद कमी है। लेकिन सिंध और पंजाब का जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, एक दूसरे को ही ब्लेम गेम नज़र आती है। इस वक्त असल वजह क्या है, इतना तनाव क्यों बढ़ा हुआ है, अवाम का क्यों नहीं सोचा जा रहा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको सूरत हाल समझनी होगी कि ये जो तरबेला की रिपेयर के नाम पर सप्लाई सिंध को बंद की, तो आपको पता है कि नाला केनाल तो पानी आया ही नहीं। कि हमारी एग्रीकल्चर इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो तबाही के दहाने पे है। यानी आप ये देखें कि एग्रीकल्चर की क्या बात करें, जो कैटल है, जो आपकी वो हम उनको बकरियां गाय उनको भी पानी नहीं दे पा रहे, ठीक है, उनके लिए चारा नहीं उगा पा रहे। बाकी तो फसल आप करते हैं, यानी आपको पता है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इनके भी किसानों का जो दारोमदार है वो एग्रीकल्चर पर। इस वक्त जो है वो राइस की कल्टीवेशन पे बिल्कुल पाबंदी लग चुकी है, फिर पानी नहीं है। राइस के अलावा भी आप देखिए, पहले हमने गंदम पे भी सफर किया और अब जो है कपास की फसल की, फिर हम ये कहेंगे कि हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है और इसके अंदर फिर ये कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो पानी के बगैर क्या होगा? पानी तो जिंदगी है, पानी जो है वो हर जानदार की जिंदगी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके जो है वो पौधे हो, आपकी फसलें हो, सबको पानी चाहिए। लेकिन जब आपकी
डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, जो शेयर आपका वाटर रिकॉर्ड है उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, तो उससे डेफिनेटली सिंध के ऊपर जो है वो असर पड़ जाता है। तो उसकी बात मुझे ये होता रहा है कि भारत पाकिस्तान में पंजाब जो है वो शायद सिंध के साथ कर रहा है। हमें ये एहसास हो रहा है, हम वो लोग जो कि साथ की खबर से वाबस्ता है, हमें ये एहसास हो रहा है कि हमारी ये जो है वो सब बढ़ रही है, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारी जो है वो फसलें काटते हो रही, हमें पीने का पानी, तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जी। जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से तय है। सहर साहिबा, अगर आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन चेंज करेंगी तो फिर हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सुन पाएंगे। जी, मैं यही कह रही हूँ कि जो आप हमारा जो वाटर का शेयर है सिंध का, उसको मिलना तो मतलब सिंध को जो है हर सिंध के शेयर से जो है ना कटौती हो, वो एनएफसी अवार्ड हो तो वो ना मिले, पानी का शेयर हो तो वो ना मिले, तो ऐसे बड़ा एक क्राइसिस है सिंध के अंदर। और मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं सिंध के लोग। तो ये कि अगर पानी की बहाली नहीं होती और पानी, अब ये होगा कि जब आपके पास जो है वो सैलाब आएंगे या बारिशें ज्यादा होंगी तो आप सिंध की तरफ पानी छोड़ देंगे, तो और जब पानी की कमी है तो उस वक्त आप जो है वो पानी रोक लेंगे, मगर ये ज्यादती होती है, बहुत ज्यादती होती है सूबे के साथ। तो इस वक्त कहीं कोई डेडलॉक है? क्यों आगे बात नहीं बढ़ रही है? क्यों एक मुनसिफाना किस्म की तकसीम नहीं हो रही है दोनों सूबों में? देखिए, मैं समझती हूँ अभी तक हुकूमत के चेंज आने के बाद, जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं और मिनिस्टर से मिले तो इस बात को उठाए हैं, और उसके बाद अब जो है कुछ कोशिशें हो रही हैं। हमें कुछ उम्मीद भी है कि वाटर लेवल बढ़े और हमें जो है वो पानी देखिए पानी की ट्रैवलिंग का भी टाइम होता है। हाँ। ठीक है, अगर आप ये बोले कि पानी पहुंचेगा सक्कर तक, फिर आगे आएगा, तो पानी आप देखिए कि जो लोअर सिंध है वहां तक आते आते बहुत टाइम हो जाता है। हमें जमीन का पानी भी नहीं ले सकते हम वहाँ पे, इसलिए कि हमारे पानी जो है वो जमीन का समंदर के करीब होने की वजह से वो पानी जो है वो खारा है। ठीक है, तो हमें डिपेंड करना पड़ता है पानी के ऊपर। तो ये जो है सिचुएशन जो है ना काफी क्रिटिकल है, और मैं समझती हूँ कि एक जस्ट शेयर जो है वो सिंध को मिलना चाहिए ताकि क्राइसिस करे। उम्मीद तो है तो हुई है और जो है वो कुछ वैसे अभी पिघलने शुरू हुए हैं, तो हमें जो है वो पानी में जो है कुछ बेहतर लेकिन सिचुएशन में मैं आपको बताऊं कि हम क्राइसिस फेस है। हमने जो भी फसल लगाने के लिए वो टोटल इस वक्त जो है ना वो सूखे का शिकार है, बिल्कुल जो है हमारी जमीनें जो है वो बिल्कुल जो है वो सब बगैर पानी के जरा बंजर हो। अच्छा, मुझे ये बताएं इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है? किस तरह से ये मसला हल होगा? अभी आपने कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा है और इस पे काम भी हो रहा है। कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि हालात बेहतर हो जाएंगे? अब तो एक मखलूत हुकूमत है, तमाम इत्तेहादी जमातें इसमें शामिल हैं, विफाक भी आपको सपोर्ट कर सकता है, पंजाब की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिल सकती है, तो क्यों ना इस दौरानिए में, इस अरसे में कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है वो तलाश कर लिया जाए, कोई ऐसा मुआहिदा हो जाए कि जिसके तहत आगे ये मसला ना आए? नहीं, वो तो देखिए ऑलरेडी एक मुआहिदा तो है कि मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर ये पिछले दिनों आई डोंट नो क्यों सिंध दुश्मनी हो रही थी कि जो है वो पानी नहीं आ रहा था और वो रोक दिया गया था, और ये हमें बताया गया कि तरबेला पे काम हो रहा है। हाँ जी। तो बात है कि आपको ये पता है कि आप अगर पानी की सप्लाई रुक जाएगी तो उसका क्या असर होगा मंथली, उसको देखना चाहिए था। हाँ। तो अब मैं समझती हूँ कि बेहतरी आएगी, उम्मीद है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि इस वक्त जो है वो कोशिशें हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले भी सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद भी आए हुए थे, और वाटर के मिनिस्टर अभी खुशीशा सब भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी आपकी जरूरी है, आपकी दिलचस्पी होनी भी जरूरी है, और आपके अंदर एक जस्ट ऑफ वाटर जरूर होना चाहिए। ये जिस दिन का शेयर रिड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट। तो ये होना चाहिए कि सूबों के अंदर महरूमियों का एहसास तो हो। दूसरी बात ये खाली सूबों की बात नहीं है, पाकिस्तान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नेगेटिविटी होती है तो वो पाकिस्तान के लिए होती है। Exactly. हमारे किसानों को जो है प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, या पाकिस्तान को ज़राअत के शोबे के अंदर किसी सेटबैक का सामना करना पड़ेगा, तो पूरे पाकिस्तान को करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर हो, और जो है वो बेसिकली अपने सिंध के अंदर ये भी है कि लाइनिंग भी हो नहरों, ताकि जो है वो पानी को हम ये देख सकेंगे पानी आया ना हो। ठीक है सहर कामरान साहिबा,
एक तो चीज़ ये है कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे यहाँ एक तो पहले से पानी की कमी है, दूसरा फिर पानी हमारा एक निज़ाम ऐसा है कि पानी ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम सिर्फ सूबों की सतह पर बात कर लें, अब सूबों के पास चूँकि वो खुद मुख्तार हैं, खुद भी इक़दाम उठा सकते हैं, तो पानी के लिए खुद अपने तौर पर किस किस्म के इक़दाम जो हैं उठाए जा सकते हैं कि जिससे ये बहरानी कैफियत जो है वो ना हो। अब मैंने पहले भी यहाँ पर हवाला दिया कि आलमी इदारे जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वो इनके शाफ़ात तो बड़े तशवीशनाक हैं कि 2040 तक पानी जो है वो शदीद उसकी किल्लत हो सकती है पाकिस्तान में। और अभी भी अगर हम देखें तो 17 वो ममालिक जहाँ पर शदीद किल्लत है पानी का, वहाँ पाकिस्तान का जो नंबर है वो 14वां नंबर है। तो आप लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, मेरे ख्याल है कि अब तो पहली बात ये है कि हमें ये इस बात को देखना पड़ेगा, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पानी जाया ना जाए। एक चीज ठीक है, क्योंकि आज अगर हम पानी की जाया करने को रोकेंगे तो हम जो है वो कुछ पानी बचा लेंगे कल के लिए। ठीक है, इसी वजह ठीक है। से अब हमें जो है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर के अंदर भी। हाँ। हमें जो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और इस तरह के, लेकिन अब ये देखें कि ये चीजें बार दफा आम किसानों के लिए बहुत महंगी हो जाती हैं। हाँ। तो हुकूमत जो है अब इसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो एग्रीकल्चर के रिसर्च के जो इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा फाल। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराएं और हम इस तरीके से जो है हमें कम पानी के अंदर और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो है कर ले। अब ये कहीं ना कहीं हम ये तो देखेंगे कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इसको कर रहे हैं, उन्होंने शुरू किया है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिर आपको ये देखना है कि बाद से सोलर सिस्टम पे चलते हैं, फिर आप वो हर चीज का एक्सपेंस है वो एक आम फार्मर की जो है वो से बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो चीजों के अंदर हुकूमत को अब इन्वेस्ट करना होगा एग्रीकल्चर के शोबे में, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो रीढ़ की हड्डी रखता है। तो फिर इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जल्दी टेक्नोलॉजी लाएंगे, इस तरीके से छोटे वाटर रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे ताकि जो है वो वाटर हम जो है कहीं पे इसको रिजर्व कर सके और वो हमारे काम आ सके। और इसी तरीके से जो हम समझते हैं कि जो लाइन है पानी की जिसे हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं उनको भी बेहतर बनाना होगा। और जहाँ जहाँ भी जाया हो रहा है हमें थोड़ा सा अपना पानी के इस्तेमाल के अंदर अच्छा, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। सेनेटर साहिबा मुझे ये बताएं ये कौन करेगा, कब होगा? ये हर साल ही इस मसले को हम फेस करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई आजकल की बात नहीं है कि अभी हीट वेव है या अभी दर्जा हरारत बढ़ा है, और कई सालों से आपकी हुकूमत भी है सिंध में। तो मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि तरजीही बुनियादों पर इस मसले को हम हल क्यों नहीं कर लेते हैं? लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इस मसले को हल कर पाए हम? पानी की जो सप्लाई है वो तो आपको पता है ना कि जब तक पंजाब से नहीं आएगी सिंध पर नहीं आएगी। हम ये और जो है छोटे रिजर्वायर सिंध के अंदर काफी जो है वो किए हैं इस तरीके से कोशिशें, लेकिन ये कि जाहिर बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे फंड कितने महदूद हैं और जब चल रही होती है उसके अंदर 3-4 साल का गैप आ जाता है और वो सिस्टम पूरा कोलैप्स कर जाता है, तो फिर आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो ड्यू शेयर है वो और जो फेडरल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा ताकि सूबे इन शोबों के अंदर आगे बढ़ सकें। जब हमें अब हमारा डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा, जब हमें एनएफ के अवार्ड का शेयर नहीं मिलेगा, तो हमें पानी का शेयर नहीं मिलेगा, तो ये क्राइसिस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मसला इस क्राइसिस को मिलजुल के हल करना है और ये उसी वक्त हो सकता है जो हम ये देखें कि जो चीजें देखें, जो रिकॉर्ड साइन होते हैं, जो आपका शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बाकायदा एक कंसेंसस के साथ होता है ना, तो इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और सिंध में इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। रेहान हाशमी साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है, MQM से इनका ताल्लुक है। शहजाद रज़ा वाया जूम इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है। शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया और रेहान हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। रेहान साहब से आगाज़ कर लेते हैं। रेहान हाशमी साहिबा, अभी मैं सहर कामरान साहिबा से जो बात कर रही थी, सिंध में जो मसला है वो हल नहीं हो पा रहा। कराची की भी अगर बात करें तो यही सारे हालात हैं। असल में मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पानी की कितनी ज़रूरत है और कितनी शॉर्टेज है? असल मसला इस वक्त क्या है? क्या सिर्फ पंजाब और सिंध की आपस की जो लड़ाई है पानी की एक तकसीम पर, सिर्फ एक वही तनाज़ा जो है वो इसकी वजह है, उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसमैनेजमेंट भी है, वेदर कंडीशंस भी हैं? इस वक्त क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन अभी हुई है वो दुनिया का एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कि
पानी की जरूरियात बढ़ेंगी और जी। दुनिया में आने वाले दिनों में जो जंग होगी वो उनकी चंद बुनियादी वजूहात में से पानी यहाँ shortage मौजूद है, भी बिल्कुल। और माजी में भी देखा जो तहजीबों का इर्तिका हम देखें अगर आप, तो तहजीबों का इर्तिका पानी की गुजरगाहों के करीब ही हुआ है, जो यानी कि लाइफ लाइन है पानी। अच्छा, अब मौजूदा सूरत हाल में कि आबादी जिस तरह बढ़ती जा रही है और पानी की मिसमैनेजमेंट है, तो और पाकिस्तान मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का सिग्नेचरी भी है और क्लाइमेट चेंज का एक कॉम्पोनेंट वाटर कंजर्वेशन भी है। जी जी। अच्छा, अब हमारे यहाँ अलमिया क्या हो रहा है, या तो हुकूमत या इदारे, उन पर ही इन्हिसार कर दें आप, और आज तक जो हमारा इन्हिसार है हुकूमती इदारों पर ही रहा और इंडिविजुअल्स पे रहा, तो मुमकिन नहीं हो सकेगा और ये हम रुलते रहेंगे। सिंध में पानी की जो शॉर्टेज है, सिंध हुकूमत इल्जाम लगाती है फेडरल गवर्नमेंट से। अच्छा, अब वाटर रिजर्वेशन हमने बनाया नहीं, इरिगेशन सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा है, हमारा शॉर्टेज हो रही है। ज्यादातर लोग जो मेरे पास इतलात है, बदकिस्मती से शायद इसमें हकीकत ना हो, लेकिन मालूमात तो ये है कि ज्यादातर लोग पानी का रुख अपने जमीनों को जरखेज करने के लिए कर देते हैं, जबकि एक आम हाल है वो जरीलो ख्वार हो रहा होता है। हाँ। अच्छा, अब सब सॉइल वाटर की बात करें, कराची में आज बदतरीन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है कराची को। कराची का मैं समझता हूँ कि 60% इलाका पानी से महरूम है, जिसको मिलना चाहिए। और अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें पर कैपिटल कंजम्पशन का, तो उसका आधा भी नहीं हो रहा कराची में अभी। वाटर लीकेजेस है, पानी की चोरी है, पानी को कमर्शियल बेचा जा रहा है, सब सॉइल वाटर आपका बचा नहीं है, और सब सॉइल वाटर की वजह से जहां पर पहले पानी 40 फुट पे आ जाता था, आज वहां पर 150 फुट पे कुआं करना पड़ता है। हाँ। उसके क्या असरात हो रहे हैं कि जमीन में जल्जले की शरह में इजाफा हो रहा होता है। फिर पानी के जो बारिश का पानी है, स्टॉर्म वाटर, उसको कंजर्वेशन नहीं हो पा रही है। अच्छा, अब हमने अपनी सतह पर मुख्तलिफ एनजीओज के साथ मिलकर मामूली जिस नौइयत की सतह पे हमने मुख्तलिफ जगहों पे पिट होल्स किए थे। अच्छा रेहान साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। जो इकदाम आप लोग ले रहे हैं और असल में क्या होना चाहिए ताकि कोई इसका परमानेंट सोल्यूशन हो, वो मैं आपसे बात करूंगी। शहजाद रजा साहब की तरफ जाऊंगी। शहजाद, आपने सहर कामरान साहिबा की भी बात सुनी, इस वक्त रेहान साहब भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, असल मसला आपको कहाँ लग रहा है? ये मिसमैनेजमेंट हो रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या होना चाहिए? शहजाद। देखिए, ये कोई आज का मसला नहीं है नाहीद, आप मेरे से बेहतर जानती हैं, और ये एक सियासी तनाज़ात और सियासी इख्तलाफात सूबों के माबैन, जिसकी वजह से हमारे बड़े डैम्स अब तक नहीं बन चुके। और कई दफ़ा बात हुई, हम बात करते हैं कि भारत के साथ हमारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इंडस वाटर ट्रीटी की भारत मुसलसल वायलेशन कर रहा है, लेकिन आपके अपने अंदर इतने इख्तलाफात हैं और ये पानी का मसला इतना शदीद है कि आपका सर्वाइवल इससे मुंसलिक इस पर मुनासिर है। अब आप अंदाजा करें कि आप कब से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप हो कि काला बाग डैम बन सके। पंजाब उसके हक में है, लेकिन केपी सिंध जो है वो हमेशा से उनको इस पे एक एतराज रहता है। एक सूबा कहता है कि जी हमारी जमीन और हमारा सारी टेरिटोरीज पे चली जा रही है, दूसरा सूबा कहता है कि आपके हिस्से का जो पानी है वो आप उतनी मिकदार में नहीं देंगे बल्कि रोक लेंगे। तो ये ऐसी बात है कि इस पे तो भले बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है, होना भी चाहिए, और जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है वो इंतहाई मखदूश है। और आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो बार बार वो थर का और सिंध के उन इलाकों का हवाला देते थे जहाँ पे खुश्क साली है, जहाँ पे लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है बकौल उनके, और बार बार ये एक सियासी नारा बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। लेकिन असल बात देखिए ये कि अगर आपने मैनेज करना है तो उसके लिए आपको आपस में बाहमी ताउन जरूर करना पड़ेगा, जो कि तारीख हमें बताती है कि अभी तक ताउन आपका नहीं हो सका। जो आप अभी इस वक्त बड़े डैम बना रहे हैं, जैसे काम हो रहा है, वो एक हद तक तो आपकी जरूरत पूरी करता है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी आबादी बढ़ रही है वो मुमकिन ही नहीं है कि ये डैम आपको किसी तरीके से कर सकें। और जैसा कि अगर आज आप ये कोई फैसला करते हैं और काम शुरू करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 15 इयर्स और 20 इयर्स डाउन द लेन के इतने अरसे में जाके अगर कोई एक बड़ा रेजरवॉयर आप बनाने में कामयाब होते हैं तब आपकी जरूरियात पूरी होती हैं। 60 में आपने फैसला किया, आपने तामीर बनाना शुरू किया, और आज तक उन डैमों की वजह से हम इससे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम गुफ्तगू जो कर रहे थे, आपने भी बताया कि ज़राअत में बहुत ज़्यादा
ऑब्वियसली हम इस्तेमाल करते हैं पानी का। हमारे जो किसान हैं ख़ास तौर पर, उनको भी हम उस तरह से एजुकेट नहीं करते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं। उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बताइएगा कि किस तरह से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, पानी का ज़िया कैसे रोका जा सकता है। सर मैं आपसे जवाब लेती हूँ। इस वक्त हमें तनसीर बुखारी से ज्वाइन किया है, सैयद तनसीर बुखारी इकोनॉमिस्ट हैं। इसके बाद हम ज़रा थोड़ा सा इकोनॉमी के हवाले से भी बात करेंगे। वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपको वेलकम करती हूँ बुखारी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस साइड पे आऊँ जो है ना ज़राअत के पानी के इस्तेमाल को, देखिए बात ये है कि जितना जो अभी जो मुख्तलिफ डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट ने बात की, ख़ास तौर पे इस टाइम पोजीशन क्या है, और आपने बार बार ये कहा कि हमें बताएं हल क्या है। जी देखिए जो ट्रांस बाउंड्री वाटर है, हमें देखना पड़ेगा। एक तो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है इंडिया के साथ, ठीक है ना, उसमें इश्यूज़ हैं। फिर अगर हम इंटरनली तौर पे देखें तो हमारे पास एक अकॉर्ड है, वाटर अकॉर्ड 1991 का, ठीक है, और दूसरी नेशनल वाटर पॉलिसी है अप्रैल 2018 की, ठीक है। ये जो तो ऐसा नहीं है कि हमारा कॉन्सेंसस नहीं है, जो आप अर्ज कर रही थी कि हमारा कॉन्सेंसस ऑलरेडी है, और ये वाटर अकॉर्ड काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम पे हुआ था, ठीक है। और इस तरह नेशनल वाटर पॉलिसी भी जो है ना काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम से हुई थी, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उस टाइम सिटिंग गवर्नमेंट थी, पीटीआई केपीके के अंदर थी, पीपल्स पार्टी जो है ना सिंध के अंदर मौजूद थी, सो ऑल लीडिंग पार्टीज का कॉन्सेंसस है उस नेशनल फॉर। तो वी डू हैव अ ब्लूप्रिंट, अकॉर्ड्स हो गए, और इस तरह के जो कॉन्सेंसस ओरिएंटेड ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों के डोमेन में आते हैं, वो आसानी से उस पर कॉन्सेंसस नहीं होता। रोज़ इस तरह के जनाब ना आप अकॉर्ड्स नहीं कर सकते। ठीक है। हो क्या रहा है इस टाइम, अगर अकॉर्ड की बात करें आप पानी की खरीब और रबी के डिस्ट्रीब्यूशन की, एक तो टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सेकंड इश्यूज़ हैं वो पॉलिटिकल हैं, और जिसके अंदर जो है ना एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्रोविंसेस, पर्टिकुलरली पंजाब। अच्छा, ये ट्रस्ट डेफिसिट की मेरा ख्याल है कि एक ताल्लुक, एक कोरिलेशन बनती है टेक्निकल इश्यूज से। अब वाटर अकॉर्ड को कौन गवर्न करता है? वाटर अकॉर्ड को इरसा करती है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी करती है। अच्छा, वो जो ना मेरा ख्याल है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए ही है क्योंकि प्रोविंस ये समझता, ख़ासतौर पर सिंध समझता है कि हमें जो है ना प्रॉपर हमारे एक्सेस नहीं है उस डेटा की, रिवर फ्लोज़ के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में, और इसी तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नंबर वन। नंबर ये कि उस अकॉर्ड के अंदर ये था कि मज़ीद रिजर्वायर बनेंगे, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो और जगह दी जाएगी, तो वो नहीं बने, वो नहीं हो पाया। ठीक है। अच्छा, जो एक ऑपरेशनल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो नेशनल वाटर पॉलिसी के फॉर्म के अंदर है। ठीक है। 4 साल हो गए हैं, लास्ट इस 2022 के अप्रैल को 18 वो 4 साल हो गए हैं। आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे इल्म है वो उसकी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन उस इफेक्टिवली नहीं हो पाई जिस तरह के वो वाटर पॉलिसी कंसीव की गई थी। ठीक है। तो होना ये चाहिए कि जनाब ना उस नेशनल वाटर पॉलिसी को, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स एन एक्सीलेंट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ जाए। बिल्कुल। और जहाँ जहाँ इंटरवेंशन चाहिए, जहाँ जहाँ जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स हमें कैरी आउट करने हैं, इन परसुएंस ऑफ दैट ऑलरेडी कॉन्सेंसस ओरिएंटेड वाटर पॉलिसी हमें उस तरफ स्टेप्स लेने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंसेस को भी। ठीक है सर, मुझे इस टॉपिक को क्लोज करना है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की एंड में कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद की हमें शदीद किस्म की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी अप्रोच है उसमें, जो इन्होंने कहा कि बड़ी हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत वो बनाई गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बहुत ज़रूरी है। सूबों में विफाक में कंसेंसस होना चाहिए। शहजाद ने भी जैसे जिक्र किया कालाबाग डैम की उन्होंने मिसाल दी कि उस पर भी कंसेंसस नहीं है, लेकिन अब हमें इन चीज़ों
चीज़ों से आगे बढ़कर काम करना होगा, तभी सूरत हाल बेहतर होगी, वरना बहुत खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जो इस वक्त हमें दुनिया भी बता रही है और हम खुद भी देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है। इसके साथ साथ इकॉनमी हमारा एक बहुत अहम मसला है। उसमें जो सारी सूरत हाल है पिछले 4 साल का, अगर थोड़ा सा डाटा मैं आपसे शेयर करूं, कुछ चीज़ें चीदा मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि उसमें बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है। 60 लाख अफराद जो हैं पिछले 4 साल में वो बेरोज़गार हुए हैं। इसके अलावा गुर्बत में जो इजाफा हुआ है, 2 करोड़ लोग इसका शिकार हुए हैं जो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा US डॉलर की अगर हम बात कर लें तो 105 पे ये रुका था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। उन्होंने जब छोड़ा था तो 105 उसकी कीमत थी, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा 118 पे जब PMLN ने छोड़ा 118 उसकी कीमत थी। लेकिन अब की अगर सूरत हाल में बात करूं तो 189 रुपीज़ उस पे है डॉलर जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ा। यानी इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि फिर महंगाई की शरह जो है वो कितनी बड़ी होगी। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करूं तो उसमें भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि 2018 में जो है 19.2 बिलियन डॉलर था और 2022 में जो है एक्सपेक्टेड है वो 20 है बिलियन डॉलर। और ट्रेड डेफिसिट में भी सूरत हाल कुछ जो है वो अच्छी रही है। 2018 में 30.9 बिलियन डॉलर था और 2022 में जो एक्सपेक्टेड है वो 43 बिलियन डॉलर्स जो है वो बताया जा रहा है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन रेट को भी देख लेते हैं। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी 3.9% थी ये जो रेशो थी, और उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है कि ये 13% पर जा चुकी है। फूड इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब हुकूमत उन्होंने छोड़ी थी 2.3% थी, लेकिन अब की अगर हम बात करें इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसमें जो इजाफा हुआ है शायद आपको यकीन नहीं आएगा, 15% उसमें जो है वो उस पर छोड़ी गई है। तो यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा है। GDP ग्रोथ की भी 2018 में 6% था, लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो उसमें जो कमी आई है वो 4% है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या इंडिकेट कर रही हैं? जो मौजूदा हुकूमत है अभी 1-1.5 माह हुआ है उसको, लेकिन ऑब्वियसली आवाम जो है वो डिमांड करती है कि बेहतर होनी चाहिए इकॉनमी, लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और ख़ास तौर पर ये सारे इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो फिर मेरा ख्याल है कि आम आदमी इसको समझ सकता है कि इन हालात में किस तरह से इकॉनमी को लेकर चला जा सकता है। सैयद तनसीर बुखारी साहब से आगाज़ करूँ। बुखारी साहब, मुझे बताइएगा ये सारी सूरत हाल जिसका इस वक्त मैंने भी जिक्र किया है, आप बहुत बेहतर हमसे ये समझते हैं कि जो इकॉनमी की ये क्राइसिस है इससे कैसे निकला जा सकता है, कितना बड़ा चैलेंज है ये मौजूदा हुकूमत के लिए? जी थैंक यू वेरी मच नाहिद। आज पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है और इकॉनमी के बारे में आपने सवाल किया है जी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 3 से 4 साल साहब का हुकूमत ने गुजारा और उनका डे फर्स्ट से एक नारा था कि हम जो पॉलिसीज लेके चल रहे हैं वो 3 से 4 साल के बाद आना नजर शुरू हो जाए। अच्छा, एक तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के करूं कि जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं तो वाकई हमें मानना पड़ेगा कि जो सबका हुकूमत थी उसकी पॉलिसीज का नतीजा है कि हमारे हाथ से डॉलर स्लिप हो रहा है, हमारे हाथ से हर चीज स्लिप होती नजर आ रही है। मौजूदा हुकूमत को मैं कतन इस पे कन्फ्रंट नहीं कर सकता, अलेज नहीं कर सकता, ड्यू टू द रीजन इस हुकूमत की अभी उम्र 30 दिन है या 35 दिन। तो 30-35 दिन की जो हुकूमत है, मैं तो एक और चीज कहूंगा बिसाइड्स द इकोनॉमी लिंक विद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक है कि आप ये एक चीज सोचें कि मौजूदा हुकूमत ने ये चार्ज ले क्यों लिया। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि आपने ये हुकूमत में आना, इसके पीछे सियासी वजूहात हैं 1000। लोग कहते थे कि जो भी आएगा इस हुकूमत के इस वक्त के ऊपर इकोनॉमी को सहारा देने की उम्मीद लेके वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारेगा, और वो मौजूदा मार चुकी है। अब इस वक्त मैं हकीकत आपको बताऊं, बीइंग ए प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट, और ये टैक्सेस और इन चीजों पे हम नजर रखते हैं, इस वक्त इस मुल्क को जरूरत है अनसर्टेनिटी से बचाने की। बिल्कुल आपने मेरे से सारे फिगर्स बता दिए। अगर 2018 में डॉलर लें तो 105 या 15 के दरमियान ट्रेड हुआ था। आज वो इस हुकूमत जो नो मौलूद हुकूमत है जिसकी उम्र अभी 30-35 दिन है, इसने जब चार्ज लिया तो 189 पे इनको डॉलर दे दिया गया।
अभी 3 से 4 पे आया। तो अब हमारी जो मौजूदा, जिसे अपोजिशन भी मैं नहीं कह सकता, कि जो खान साहब नैरेटिव लेके चल रहे हैं, ये मां सवाए मुल्क की इकोनॉमिक जड़ें हिला के, ठीक है शहजाद, आपकी तरफ आऊंगी। ये हमारे जो सियासी बयानी, जी 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 बुखारी साहब जी मैं सुन पा रही हूं अच्छा, आपको। मैं ये कह रहा हूं कि ये बयानियां, अभी जो पोजीशन है करंट, आपका जो डेफिसिट है वो डेंजर जोन को टच कर चुका है। आपका इस वक्त डॉलर की स्पेकुलेशन चल रही है, और इस वक्त मौजूदा अगर आप अभी नेट पे चले जाएं तो जो फोरकास्ट दी जा रही है जून 23 पे $225, $225 का $1 हो जाएगा। अच्छा, आपने पेट्रोल अगर बढ़ा दिया तो आपकी महंगाई हर तरफ से आपके हाथ से निकल जाएगी, और ये तमाम बदनामी मौजूदा नो मौलूद हुकूमत अपने माथे पे ले लेगी, अपने सर पे ले लेगी। अभी जो जरूरी है वही बात आ जाती है, ये हमारा घर है, हम इसको अपना घर समझें। मेरी तो गुजारिश होगी खान साहब से, वो नैरेटिव जो लेके चल रहे हैं, ये लम्हा फिक्रिया है कि ये नैरेटिव उन्हें दिया किसने है। कल को तो इसकी भी तहकीकात होंगी कि इस मुल्क को ये इर्रेपरेबल लॉस देने जा रहे हैं, कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होना है, करके गए हैं वो 3 से 4 साल के अंदर, और आज की हुकूमत पर इल्जामात लगाते जचते नहीं है। जो हुकूमत अभी नो मौलूद हुकूमत है, अभी जो पॉलिसीज हैं, फॉरेन रेमिटेंस हमारी उसी तरह आ रही हैं, बल्कि अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आई है, जो कि सऊदी अरबिया से, यूएई से, हमारे ब्रादर ममालिक से। अच्छा, अब ये भी बयानियां नहीं है कि पहले वाले जो थे बहुत पसंदीदा थे फॉरेन, हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, हमारे सिटीजन हैं, उनके साथ मौजूदा हुकूमत को भी उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस भेज के देखा। एक इसको फोकस करना है। अभी इस हुकूमत के सर पे बजट आके खड़ा है। मैं यही आपसे सवाल करने वाली थी। अब बताएं कि इस मसले को कैसे हल करेंगे। आईएमएफ का जो प्रोग्राम है उसमें भी बड़ी कड़ी शराइत हैं, क्या उसी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा या नए सिरे से हम लेकर चलेंगे? फिर बजट देना है, ये बड़ा मसला है, क्या किया जाएगा? देखें जी, अभी जो है वो कड़वी गोली लेनी पड़ेगी। ये अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर हुकूमत ने अपने पैरों पे आना है, और मैं तो इसे एक किस्म का इंटरम गवर्नमेंट कहूंगा, ये 6 माह की है या 7 माह की है या 9 माह की है, दैट इज इंटरम गवर्नमेंट। ये इंटरम बेस पे पॉजिटिव डिसीजन करें। ठीक है। अच्छा शहजाद, आप भी, मैं चाहती हूँ कि जरा इसी पर राय दे दें कि अब ये बड़े मुश्किल हालात हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मजबूरी है। हालांकि ये कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोझ ना डालें, लेकिन अल्टीमेटली जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो गई है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें लगता है कि कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ेंगे। जी शहजाद, ये एक हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत की। एक तो ये कि आपने जो इकोनॉमिक फ्रंट है उस पर आपने काम करना है, आपके पास एक टीम मौजूद है, लेकिन दूसरा सियासी फ्रंट पे करना है। तनसीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मौजूदा निज़ाम आप 1 महीने की हुकूमत को नहीं ठहरा सकते, जो 3.5 साल में अगर प्रॉब्लम्स या बिगाड़ पैदा हुआ है। तो आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी तो खान साहब पिच करते थे असद उमर साहब को एज हिज फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि उनके पास पीछे 8-9 साल का वक्त था कि वो तैयारी करते। असद उमर साहब उनके पहले वजीर खजाना थे, लेकिन कुछ अरसे बाद उनको तब्दील कर दिया गया, शायद आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से किया गया। हफीज शेख साहब आए, आप आईएमएफ प्रोग्राम में गए, उनको भी तब्दील कर दिया। यानी आपने 3 फाइनेंस मिनिस्टर आपके दौरे हुकूमत में 3.5 मुद्दत में आए हैं। 1.25 साल भी नहीं बनता हर एक की मुद्दत अगर डाली जाए तो। इतना आप अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपके पास तो बज़ाहिर हमें लगता है आपके उन फैसलों से और आपकी जो हिकमत अमली की नाकामी से कि आपके पास कोई प्लान था ही नहीं। बावजूद इसके कि आपको पता था कि आप हुकूमत बना सकते हैं, बावजूद इसके कि आपको मालूम था कि आपके वजीर खजाना साहब कौन होंगे, लेकिन वो पॉलिसी बन नहीं पाई। आपने ठीक है कोविड का एक आपका पूरा साल 1.5 साल का अरसा गुजरा, चैलेंजेस थे, लेकिन आप उसमें ये भी देखिए कि आपका इम्पोर्ट बिल कितना उससे कम हुआ, आपकी खपत कम हुई। ठीक है, वक्त खत्म हो गया शहजाद। बिल्कुल सर, मुख्तसरन अगर जी शहजाद, वक्त खत्म हो गया सर, मुख्तसरन मैं चाहती हूँ कि इसी को जरा आप भी थोड़ा सा देखिए जी। इन शॉर्ट मेरा है कि हुकूमत को इस जो इकोनॉमिक चैलेंज है और जो कि बेसिकली इकोनॉमिक चैलेंज अब जो है ना ये नेशनल सिक्योरिटी को टच कर रहा है। जी बिल्कुल। और इसको ना एज अ चैलेंज लेना चाहिए, अनपॉपुलर डिसीजंस की तरफ जाने चाहिए, स्ट्रक्चर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने चाहिए, जीडीपी ग्रोथ हमें चाहिए क्योंकि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। बिल्कुल, और जिन सेक्टर्स की वजह से जीडीपी बनती है
उसकी तरफ फोकस करना चाहिए, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करना चाहिए और टैक्स की रैशनलाइजेशन करना चाहिए और एफबीआर को रीवैम्प करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद आफ्ताब साहब, सैयद तनसीर बुखारी साहब, शहजाद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने पहले चंक पे बात की थी पानी का इस वक्त जो बहरान है, शदीद किल्लत है, उसके हवाले से, और उसके बाद इकॉनमी का एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस वक्त हम सब भी फेस कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हुआ है। लेकिन अब किस किस्म की पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, किस तरह से इस चैलेंज से निपटा जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाहिद चौधरी को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।